नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे विभिन्न प्रकार की निर्वाचन प्रणालियां, और उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से मतदाता अपने प्रतिनिधियों को वोट देते हैं और उसके आधार पर उन प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। तो उसमें हमने पिछली कक्षा में बहुमत प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पढ़ा, बहुमत मत प्रणाली पढ़ा जिसमें वैकल्पिक मत प्रणाली और दोबारा मत प्रणाली उसके दो रूप हैं। उसके बाद हमने आनुपातिक प्रतिनिधि मत प्रणाली के बारे में चर्चा की थी पिछली कक्षा में। उसकी दो तीन खास विशेषताएं हैं कि एक तो इसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, दूसरा इसमें किसी उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए बहुमत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसे हम चुनाव कोटा कहते हैं। और ये एक अंग्रेज विद्वान थॉमस हेयर ने इस पद्धति को दिया था, तो इस मतदान की हेयर प्रणाली कहलाती है, जिसमें चुनाव कोटा बराबर डाले गए कुल वैध मत बटे में या भाग निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1 भागफल प्लस 1। तो ये कोटा हमने चुनाव कोटा बताया था। इसमें दो प्रणालियां हैं, एक तो सूची मत प्रणाली है और आनुपातिक प्रतिनिधि मत प्रणाली की एक प्रणाली है ये। तो इसमें हम खास बात यह है कि उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष रूप से इसमें वोट नहीं दिया जाता है। इसमें जो राजनीतिक दल होते हैं उनको उनकी जो सूची होती है उसको टोटल सूची को मत दिए जाते हैं। आमतौर पर आकार और जनसंख्या की दृष्टि से ये निर्वाचन क्षेत्र बड़े होते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में 20 तक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इसकी जो खास विशेषता है वो ये है कि इस चुनाव प्रणाली में जो निर्वाचन है वो दलीय आधार पर होता है, अर्थात इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार खड़े नहीं हो सकते। और तीसरी खास बात है कि उम्मीदवारों की एक सूची दी जाती है प्रत्येक दल के द्वारा, और सूची में उतने उम्मीदवारों को नाम दिए होते हैं जितने प्रतिनिधि उस निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। यदि किसी क्षेत्र से 20 प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो प्रत्येक राजनीतिक दल 20 उम्मीदवारों की सूची प्रदान करता है, और प्रत्येक मतदाता को उतने मत प्राप्त होते हैं जितने उस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। किंतु प्रत्येक मतदाता को अपने सारे के सारे मत किसी एक दल की सूची को ही देने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए किसी निर्वाचन क्षेत्र से कुल 20 प्रतिनिधि चुने जाने हैं तो प्रत्येक मतदाता को कुल 20 मत प्राप्त होंगे, और यह इन पूरे 20 मतों को किसी एक दल की सूची को देता है। मतदान होने के बाद मतगणना जो शुरू होती है तो उसमें पहले प्रत्येक सूची को जो वैध मत प्राप्त हुए हैं उनकी गणना की जाती है, और इस प्रकार कुल वैध मतों की कुल संख्या जब मालूम हो जाती है तब चुनाव कोटा निकाला जाता है। उदाहरण के लिए डाले गए कुल वैध जो मत हैं उसकी संख्या मान लीजिए 21 लाख है और चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या 20 है, तो चुनाव कोटे के हिसाब से जो फार्मूला हमने बताया थॉमस हेयर पद्धति के अनुसार, उसमें 21 लाख बटे में यानी भागफल 20 प्लस 1, 21 का भाग दिया जाएगा तो 1 लाख आ जाएगा, और भागफल में प्लस 1 करेंगे या 1 जोड़ेंगे तो इस तरह से 1 लाख 1 जो है चुनाव कोटा हो जाएगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि किस सूची के कितने उम्मीदवार चुने गए? तो इसको जानने के लिए
हम उसके जो वैध मत हैं उसमें चुनाव कोटे का भाग देंगे और भागफल से मालूम हो जाएगा कि कितने सदस्य उसके चुने जाएंगे। मान लीजिए ए बी सी डी इस तरह से राजनीतिक दल हैं और सब ने अपनी अपनी सूची दी है, उनको टोटल जो मत मिले हैं, मान लो ए को 8.5 लाख मत मिले हैं, तो भागफल 1,01,000 है, तो 8 बार जाएगा भाग, तो यानी उसके 8 प्रतिनिधि सीधे सीधे चुने जाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए बी पार्टी को 6,20,000 वोट मिले, तो उसको 1,01,000 का वोट भागफल दिया जाए, तो उसमें 6 बार जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 6 प्रतिनिधि उसके चुने जाएंगे। तो ये उसके चुनने का तरीका हो जाएगा। अब खास बात यह है कि किसी दल के कौन से उम्मीदवार को विजयी प्राप्त होगी, तो वो ये देखा जाएगा कि उन सफल उम्मीदवारों की जो घोषणा सूची है उसमें उनका क्रम क्या है। मान लीजिए ए जो पार्टी है उसकी सूची में 20 उम्मीदवार के नाम दिए उसने, और जो हमने काल्पनिक एग्जाम्पल दिया तो उसमें 8 उम्मीदवार चुने जाने हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी सूची के प्रथम जो 8 उम्मीदवार हैं वो निर्वाचित माने जाएंगे। और इस बारे में किसी राजनीतिक दल को सुवेग का प्रयोग करने का अधिकार नहीं होता है, और इसमें प्रत्येक राजनीतिक दल अपने प्रमुख नेताओं को सूची में ऊपर स्थान देते हैं। ये प्रणाली कुछ संशोधनों के साथ स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड इत्यादि देशों में अपनाई जाती है। दूसरी जो इसकी मत प्रणाली है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में खास विशेषताएं तो वही हैं जो हमने पहले स्पष्ट की थी कि ये बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, चुनाव कोटा इसमें निकाला जाता है, और जैसा हमने बहुमत मत प्रणाली में आपको स्पष्ट किया था कि वैकल्पिक मत प्रणाली में उम्मीदवारों की जो नाम है उनके सामने 1, 2, 3 करके वरीयता दी जाती है, तो वही चीज़ इसमें दी जाती है। मतदाता मतपत्र में उम्मीदवारों के नाम के सामने अपनी प्रीफ्रेंस यानी ऑर्डर ऑफ प्रीफ्रेंस वरीयता क्रम 1, 2, 3 के हिसाब से देता है, और चुनाव कोटा इसमें पहले निकाला जाता है। जितने पद भरे जाने हैं उसका उसमें 1 जोड़ करके और भागफल दिया जाता है। जो हमने काल्पनिक एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए 10,000 वोट हैं कुछ डाले गए और 4 पद भरे जाने हैं, तो 4 + 1 यानी 5 का भाग 10,000 में जाएगा तो 2,000 आएगा, और फार्मूले के हिसाब से भागफल में 1 जोड़ेंगे तो 2,001 का भागफल चुनाव कोटा हो जाएगा। तो जिस उम्मीदवार को चुनाव कोटा मिल जाएगा वो उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है इसमें। तो इससे की खास बात यह है कि उम्मीदवार को मतदाता अपनी पसंद के आधार पर वरीयता दे देते हैं 1, 2, 3, 4 के हिसाब से। पहले दौर में प्रथम वरीयताओं की गणना की जाती है, और जिन उम्मीदवारों को चुनाव कोटा के बराबर या उससे अधिक वरीयता के मत मिल जाते हैं उन्हें विजयी घोषित कर दिया जाता है। उपरोक्त जो मतगणना है वो पहले दौर में सभी उम्मीदवार यदि निर्वाचित नहीं हो पाते हैं तो दूसरा दौर होता है, और ज़रूरी हो तो गणना का तीसरा, चौथा, 5वां दौर होता है। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक उम्मीदवार निर्वाचित ना हो जाएं। मतगणना के पहले दौर में निर्वाचित उम्मीदवारों के मतपत्र पर अंकित जो दूसरी वरीयता है, पहली जो वरीयता है उसमें जो हमने काल्पनिक एग्जाम्पल दिया था, मान लीजिए 2001 का चुनाव कोटा है, तो ज़रूर नहीं है कि किसी उम्मीदवार को 2001 ही मत मिले, वो ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो उसमें
उनकी जो एक्सेस वोट हैं वो अन्य उम्मीदवारों में बांट दिए जाते हैं, और इस प्रकार शेष स्थान भर जाते हैं तो आगे गणना नहीं होती है, नहीं तो उनकी अगली वरीयताओं को भी इस तरह से बांट दिया जाता है। ये संभव है कि मतगणना की जो उपयुक्त तौर है उसके बाद कोई स्थान शेष रह जाए, तब इसमें क्या जाता है कि इसमें सबसे कम मत प्राप्त करने वाले को हारा हुआ घोषित करके उसके मत पत्रों को अलग करके उसके मतों पर अंकित जो दूसरी वरीयता है वो अन्य उम्मीदवारों में बांट दी जाती है, और ज़रूरी हो तो उनकी जो और चॉइसेज हैं उनको भी इस तरह से बांटा जा सकता है। यदि इसके बाद भी कुछ स्थान शेष रह जाते हैं तो पुनः शेष बचे हुए सबसे कम उम्मीदवार को पराजित घोषित करके उसके मतों की जो वरीयता है दूसरी तीसरी उसके हिसाब से अन्य उम्मीदवारों को मत ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहलाती है, और अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इस पद्धति को अपनाया जाता है। इसके अलावा कुछ और मत प्रणालियां हैं, जैसे सीमित मत प्रणाली, संचित मत प्रणाली। सीमित मत प्रणाली लिमिटेड वोट सिस्टम, इसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है और 4-5 प्रतिनिधि इसमें चुने जाते हैं। प्रत्येक मतदाता को एक से अधिक मत प्राप्त होते हैं, किंतु जितने प्रतिनिधि चुने जाने हैं उससे एक कम मत प्राप्त होता है उसे। मान लीजिए किसी निर्वाचन क्षेत्र से 5 प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो प्रत्येक मतदाता को कुल 4 मत प्राप्त होंगे। तीसरी खास बात है कि एक मतदाता एक उम्मीदवार को केवल एक मत ही दे सकता है, एक से अधिक नहीं। तो 2 तरह से सीमित हो गई। पहला तो जितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं उससे एक कम मत मिलता है, यानी 5 उम्मीदवार खड़े हैं तो उसको 4 ही मत मिलेंगे। दूसरी खास एक लिमिटेशन ये हुई कि वो केवल एक उम्मीदवार को एक मत दे सकता है। उदाहरण के लिए एक मतदाता को 4 मत प्राप्त हैं तो किसी भी 4 उम्मीदवारों को एक एक मत देना होगा उसे। वह किसी उम्मीदवार को एक से अधिक मत नहीं दे सकता। इसके अलावा है संचित या एकत्रित मत प्रणाली, कुमुलेटिव प्लम्पिंग वोट सिस्टम। इसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, प्रत्येक मतदाता को उतने ही मत प्राप्त होते हैं जितने के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। अर्थात 5 प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं तो प्रत्येक मतदाता को 5 ही मत मिलते हैं। मतदान में एक विशेष तरीका अपनाया जाता है कि प्रत्येक मतदाता को ये स्वतंत्रता होती है कि वो अपने समस्त वोट चाहे तो एक उम्मीदवार को दे सकता है या अलग अलग उम्मीदवारों को दे सकता है। सीमित मत प्रणाली और संचित मत प्रणाली में यही बुनियादी फर्क है कि उसमें तो जितने उम्मीदवार खड़े हैं उससे एक कम मत मिलता है, इसमें जितने उम्मीदवार खड़े हैं उतने ही मत प्राप्त हैं। वहाँ एक प्रत्याशी को एक ही मत दे सकता है, यहाँ पर वो चाहे तो एक उम्मीदवार को सारे वोट दे दे या अलग उम्मीदवारों को दे। इसके अलावा पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक प्रतिनिधि मत प्रणाली है। इसमें एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उनकी कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं, सीट सुरक्षित कर दी जाती हैं। अल्पसंख्यकों की जितनी सीटें सुरक्षित होते हैं उतने में ही निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, और इस प्रकार के जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उसमें अल्पसंख्यक उम्मीदवार ही खड़े होते हैं और अल्पसंख्यक ही मतदाता होते हैं। और ये ब्रिटिश सरकार ने भारत में फूट डालो राज करो की जो नीति अपनाई थी 1909 में, उसमें मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म के विभिन्न अंगों जैसे उपधर्मों या जातीय आधार पर पृथक प्रतिनिधित्व देने की बात की थी। और इसके अलावा एक और मत प्रणाली है सुरक्षित स्थान युक्त संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। इसमें एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्थापिका में उनकी सीटें सुरक्षित कर दी जाती हैं। यहाँ तक तो दोनों में समानता है।
तीसरी खास बात है कि व्यवस्थापिका में अल्पसंख्यकों को जितने स्थान आरक्षित किए जाते हैं उतने ही उसके निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाते हैं, और इन निर्वाचन क्षेत्रों में केवल अल्पसंख्यक यानी जिसका रिजर्वेशन किया गया है वही उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। लेकिन मतदान सभी वर्गों के मतदाता करते हैं। उम्मीदवार केवल अल्पसंख्यक वर्ग का ही हो सकता है जिसका सीटें जिसके लिए रिजर्व की गई हैं, लेकिन वो सभी वर्गों का विश्वास उसको प्राप्त करना होता है। और ये पद्धति भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को विधायिकाओं में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अपनाई गई है। तो ये कुछ निर्वाचन प्रणालियां हैं जो अलग अलग देशों में अपनाई जाती हैं, और भारत में भी ये पद्धति मैंने बताई थी इनमें से। तो ये महत्वपूर्ण प्रणालियां हैं। धन्यवाद।